नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए साथियों चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फिलर फोरम ऐप का और फिलर फोरम वेबसाइट का, दोनों ही माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों, हिस्ट्री यूजीसी नेट /फिलर फोरम करके टेलीग्राम पे सर्च करोगे आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे साथियों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो और ज़्यादा मांग रहे थे वीडियोस, तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई सभी सब्जेक्टों की, लास्ट में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपके सारे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मोर देन 90 वीडियो जो हमारी हो चुकी हैं, ठीक है, 90 मोर देन 90 वीडियो वहाँ पे मिलेंगी। तो वन बाय वन करके आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, अभी समय अब अपने पास है। समय का सदुपयोग कीजिए, अच्छे से मैनेज कीजिए अपने प्लानिंग कीजिए अपने, अच्छे से मैनेज कीजिए अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से, और अच्छे तरीके से प्लान करके बेहतर तरीके से स्टडी कीजिए, तब जा करके आपको नेट क्लियर हो जाएगा। नेट क्लियर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जो कर चुके हैं उनसे पूछो, बता देंगे आपको। चूँकि आप जो फ्रेशर्स लोग हैं, जिन्होंने उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होने जा रहा है, ये उनको ज़्यादा परेशानी होती है। जो एक दो बार दे चुके हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उसके लिए साथियों आप पीवाई की उठाइए, पीवाई के से बढ़िया स्टडी मटेरियल कोई नहीं मिलेगा आपको। पीवाई को उठाइए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, उन्हीं चैप्टर को मैनेज कीजिए अपने बुक्स वगैरह में से, जहाँ से भी आपने देखना है। हम यहाँ पढ़ाते हैं, बाकी हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, वहाँ चलेगा। और कुछ ही समय बाद जब ये क्लियर हो जाएगा हमारा, फिर ऐप के ऊपर आपको पीवाई और एमसीक्यू वगैरह मिलेंगे, साथ साथ यहाँ भी चलाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग है, आपने अपनी प्लानिंग कीजिए, मैंने अपनी प्लानिंग आपको बता दी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं साथियों क्या चल रहा है हमारा। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वराज्य और समाजवादी और अन्य। स्वराज्य मतलब स्वराजवादी, स्वराज्य मतलब स्वराजवादी, स्वराज से रिलेटेड जो लीडर्स थे वो, समाजवाद के लीडर्स, और उसके बाद अन्य विचारधाराएं जो आई वो, जैसे कम्युनिस्ट, समाजवादी, कम्युनिज्म, ये जो आएगा वन बाय वन करके हम उनको लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं साथियों। क्या हुआ था इससे पहले? चोरा चोरी कांड हो गया था फरवरी 1920 में, ठीक है, तो सॉरी 22 में। तो क्या बोलते हैं आपका, उसके ऊपर बैन लगा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। महात्मा गांधी को बाद में जेल हो गई थी, तो आंदोलन ठंडा पड़ जाता है। उसी में से फिर कुछ लीडर्स, हालांकि पहले से कुछ लीडर्स जेल में होते, वो भी चौंक जाते हैं, जिनमें सुभाष चंद्र बोस भी मेन होते हैं, कि वो कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फैसला था, देश बहुत चक्कर रह गया था इस चीज़ को लेकर के, कि उन्होंने वापस क्यों ले लिया ये आंदोलन, जब पूरा पीक पे चल रहा था मामला, पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही थी। तो एक आध हिंसा हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। कम्युनिस्ट इसकी अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से फिर दो विचारधाराएं निकल करके आई साथियों, कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही दो विचारधारा के लोग निकल करके आए, दो दल बन गए। एक तो वे थे जो विधान परिषदों का बहिष्कार करने में विश्वास रखते थे, ठीक है, विधानसभा का बहिष्कार करने में विश्वास रखते थे, और एक वे थे जो विधानसभा का बहिष्कार करने में विश्वास नहीं रखते थे। तो एक परिवर्तनकारी विधान परिषदों का बहिष्कार करने में, स्वराज के परिवर्तन में एक तो समर्थक थे, स्वराज के परिवर्तन के समर्थक, और एक स्वराज के परिवर्तन के विरोधी। तो समर्थक कौन कौन थे साथियों इसके? होते चित्तरंजन दास, CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। ये जो शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ मैं साथियों, ये शॉर्ट फॉर्म आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ऐसे बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म मिलेंगी, कुछ समय बाद आप भूल जाओगे। इसकी हालांकि डिटेल मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद आपके मन से स्किप हो सकती है, इसलिए चीज़ों को नोटबुक पर पेन लेके बैठा करो, मेरी क्लास में खास तौर से। और जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ जो ये क्या शॉर्ट फॉर्म्स होती है, इनको नोट कर लीजिए। जो चीज़ समझ में ना आए उसको एक अलग पेज पर लिख लीजिए। और संडे को फिर हमारी गूगल मीट होने जा रही है, रात को 9 बजे, वही टाइम रहेगा हमारा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, रात को 9 बजे जरूर आइए। जो भी आपके डाउट, वो हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, उसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक। तो आना, फिर वहाँ मिलेंगे। और हाँ, जो ये डाउट रह जाते हैं वहाँ पर नोट कर लेते रहिए, पूरे हफ्ते का नोट कर लेते हो, तो फिर आपको संडे को उसके ऊपर डिस्कस कर लिया करो वन बाय वन करके। क्या दिक्कत है? वो सुमन मैम आती हैं, हर बार पूछती है मुझसे, कामिनी कर्मा मैम आती है, हर बार पूछती हैं, वो उनका बहुत अच्छा पैटर्न चल रहा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मुझे लग रहा है उनका। कुमार मंगलम पाल बहुत अच्छे सवाल पूछता है,
तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, वो पता लग जाता है साथियों कौन कितना एक्टिव है। ठीक है, तो समर्थकों में से कौन कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खां, ये जो थे ये स्वराज परिवर्तन के समर्थकों में से थे। और विरोधी कौन कौन से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR चारी, CR चारी बोलते CR राजगोपालाचारी है ये, राजगोपालाचारी है ये, और MA अंसारी, ये जो थे इसके विरोधी थे, स्वराज परिवर्तन के विरोधी थे, विरोध में थे। तो दो दलों में बट गई थी कांग्रेस उस समय, दो दल बन गए थे। जैसे उदारवादी और उग्रवादी के बने थे ना, इसी प्रकार से दो दल बन गए थे कांग्रेस के अंदर ही। फिर क्या होता है, दिसंबर 1922 के अंदर साथियों गया अधिवेशन होता कांग्रेस का। गया, ये वही बोध गया है जो बिहार के अंदर है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया, बोध गया बोलते हैं उसको। अच्छा, एक बात बताऊँ आपसे, एक सवाल, एक टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए। तो जब महात्मा बुद्ध जब वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, उनको वहाँ पर बुद्धित्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ज्ञान आया या ज्ञान गया? आया ना, गया क्यों नाम रखा उसका? कोई बताएगा? आपके लिए आज का टास्क है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। संडे को गूगल मीट पे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। गया अधिवेशन होता है बिहार के अंदर, अधिवेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, और इसमें चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो मेन जो शख्सियत होती हैं साथ ही, ये जो दो लीडर होते हैं ना, ये घोषणा कर देते हैं यहाँ पर किस चीज़ की? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी घोषणा कर देते हैं कि हम एक अपने कांग्रेस के ही अंदर एक अलग दल बनाएंगे, एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या स्वराज पार्टी भी आप कह सकते। स्वराज पार्टी का ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन, अच्छे से देख लेना इसको। 1922 के अंदर स्थापना होती है। स्थापनाकर्ताओं में मेन होते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। वही चित्तरंजन दास है जिन्होंने नेहरू फार्मूला दिया था, नेहरू रिपोर्ट दी थी। ठीक है, और हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसे थोड़ा सा आगे क्या होता है कि 1923 के अंदर अगले साल क्या होता है कि अगले साल इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। किनके बीच में? समर्थकों के बीच में और विरोधियों के बीच में। इन्हें कुछ समय के बाद एहसास हो जाता है कि गांधी जी के बगैर हम अधिक समय तक इंडिपेंडेंट होकर आंदोलन को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। हालांकि गांधी जी जेल में होते, लेकिन संपर्क उनके साथ रहता है। चिट्ठियों का, लेटर्स का आदान प्रदान होता रहता है गांधी जी के साथ में। और गांधी जी की तबीयत वहाँ पर खराब होनी शुरू हो जाती है, और बाद में 1924 में गांधी जी को ब्रिटिशर्स रिहा कर देते हैं जेल से। फिर वो अपने आश्रम में रहते हैं, वहाँ से मूवमेंट चलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 1923 में दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, और नवंबर 1923 में केंद्रीय व्यवस्थापिका और विधान परिषद, देखो दो चीज़ें होती हैं साथियों, ये थोड़ा क्रिटिकल सा टॉपिक चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे अब ताकि आपको समझ में आ जाए बातें, ऐसे नहीं कि आगे चलते आगे दौड़ और पीछे छोड़। तो क्या था, केंद्रीय विधान व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्था के बोलो तो क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आज की संसद या पार्लियामेंट कह सकते हैं। ठीक है, उस समय की केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, क्योंकि आरंभिक चरण में था मामला। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पर हो गई। दूसरे लेवल पे क्या, प्रांत लेवल पे, प्रांत लेवल पे क्या थी, विधान परिषद। प्रांत लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे क्या था, जैसे स्टेट लेवल पे आज हमारी विधानसभाएं हैं। हर राज्य के अंदर अपनी एक विधानसभा होती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलुगु, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब, सभी की अपनी एक विधानसभा है। मैं लास्ट टाइम में मैंने बताया था आपका, हर राज्य में विधानसभा होती है। और एक सवाल आपके लिए, एकमात्र ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी विधानसभा है? यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। पहले एक थी, अब दो हो गई है। तो जरा बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। यूनियन टेरिटरी की कहीं नहीं होती है, लेकिन दो जगह, पहले एक थी अब दो हो गई है। तो जरा बताइए कौन कौन से हैं वो। तो विधानसभाएं स्टेट लेवल में होती है, और केंद्रीय व्यवस्थापिका ये सेंट्रल लेवल पे होती है, पार्लियामेंट इसको बोलते हैं, जिसके संसद बोलते हैं आप, जिसके दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ इसका और इसका, ये दो चीज़ें होती है। यहाँ पर इनका चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं यहाँ पर इनके। तो इन्हीं इलेक्शनों का विरोध कर रहे थे कुछ लोग, ये कुछ लोग सब विरोध कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन कर रहे थे। इन्हीं की बात चल रही है, मामला यहीं पे चल रहा अभी, आई बात समझ में। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, नोट कर लीजिए, CLA बोल दो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय व्यवस्थापिका कह सकते हैं आप। या इसके जब इलेक्शन होते हैं ना, तो 101 सीटों में से
42 सीटें स्वराज के लोग ये जीत करके लेकर के आते हैं, क्या बोलते हैं, स्वराज पार्टी और इनसे जुड़े हुए लोग। 42 सीटें मिलती इनको 101 सीटों में से। ये इनकी उपलब्धि थी स्वराजियों की, ठीक है। और 1924 के अंदर मैंने बताया अभी आपको, 1922 में गांधी जेल में जाते हैं और उनके वहाँ पर तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है। 1924 के अंदर गांधी जी को रिहा कर दिया था, फिर वो अपने आश्रम से वहाँ पर गतिविधियाँ चलाते हैं। आगे क्या होता है, 16 जून 1925 के अंदर सी आर दास का निधन हो जाता है। सी आर दास बोलो तो चित्तरंजन दास, ये बहुत बड़े लीडर थे स्वराज पार्टी के। इनका निधन होने के बाद में डाउन आ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है स्वराज का आंदोलन। इनकी मृत्यु के बाद इनके तक आघात पहुंचता है और फिर यहाँ से विरोध में और समर्थक में स्वर निकलते हैं लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और पनिक्कर या पतन कनिक्कर, एक और लीडर होता है। 3 लीडर इनके ऊपर आरोप लगाते हैं अप्रतिक्रियावादी लीडरों पे। किन लीडरों पे? जिनमें मेन होता मोतीलाल नेहरू। ये कहते हैं मोतीलाल नेहरू को, तुम मांसाहारी हो, तुम हिंदुओं की हितों की रक्षा नहीं कर सकते। मोतीलाल नेहरू पर आरोप लगाते हैं कि तुम मांसाहारी हो। ये बात फैक्ट है। मोतीलाल नेहरू का बेटा कौन? जवाहरलाल नेहरू। दोनों गाय का मांस खाते थे। आई बात समझ में? बीफ खाते थे, ठीक है। तो उसी से ये चिढ़ जाते थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एक पनिक्कर था शायद इनका एक लीडर। ये तीनों उनके विरोध में हो जाते हैं और विरोध में होकर के ये अपने फिर पार्टी से त्याग देते हैं, स्वराज पार्टी को छोड़ देते हैं। ये भी स्वराज पार्टी कमजोर हो जाती है, ठीक है। 1926 के अंदर विधानमंडल चुनाव हो जाता है, क्योंकि इनकी पार्टी में बिखराव आ जाता है, स्वराज पार्टी के अंदर बिखराव आ जाता है। तो 1926 के अंदर जो विधानमंडल, विधानपालिका, विधान परिषद जिसको कहते हैं, तो प्रांत लेवल पे जो चुनाव होते हैं उसके अंदर इनकी स्थिति बिल्कुल कमजोर होती है, कुछ खास जीत हासिल नहीं कर पाते, मामला खत्म हो जाता है इनका, ठीक है। और ये पार्टी भी एक प्रकार से मृत प्राय हो जाती है। और 1930 के अंदर जब स्वराज आंदोलन सत्याग्रह चलता है 1930 का, जब गांधी दांडी मार्च करते हैं, वहाँ से फिर ये उसी में ही मिल जाते हैं, वहाँ पर जाकर इनका उभार होता है। अब आप देखते हैं नई वैचारिक शक्ति, ये तो हमारा था स्वराज की पार्टी के बारे में। अब देखते हैं नई उसी समकालीन 1920 से 30 के बीच में नई कौन कौन से धाराएं, विचारधाराएं उभर करके आती हैं। तो देखिए साथियों, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। 1920 से 30 के बीच में रूसी क्रांति होती है 1917 के अंदर। लीडर होते हैं लेनिन, व्लादिमीर इलियच लेनिन करके। लेनिन जो थे ब्रिलियंट लीडर थे, जैसे कि हमारे यहाँ के सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। हमारी आर्मी से जुड़े हुए थे, वो पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है, लेकिन उग्रवादी कह सकते हैं आप उन्हें। तो बहुत आप वीडियो वगैरह उनकी देखोगे आपको मिल जाएगा। बहुत पूरे उसको क्या बोलते हैं, रसिया को उन्होंने इकट्ठा किया था और जार के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। जार शाही राजतंत्र था वहाँ का, ठीक है। तो वहाँ से 1917 के अंदर रूसी क्रांति का जो उद्धार हुआ है और वहाँ पे फिर समाजवाद आ जाता है। लेनिन रहता है 1917 से लेकर 1924-25 तक। 1924-25 के बाद उनकी डेथ होती है। उसके बाद फिर उनका एक जूनियर आ जाता है, वो सत्ता संभालता है। 1954 या 50 या 60 के तक चलता है मामला, ठीक है। तो वहाँ से रूस USSR डेवलप होकर के आता है। क्या डेवलप होता है? USSR, सोवियत रूसी संघ जिसको कहते हैं, या सोवियत यूनियन जिसको कह सकते हैं आप। बहुत विशाल भूभाग के ऊपर कब्जा रहता है सोवियत यूनियन का या सोवियत संघ का। 1990 के अंदर टूट जाता है, जब एंड होता है कोल्ड वार चलती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो जब आगे चैप्टर आएगा तब पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो वहाँ से ये लोग प्रेरणा लेते हैं, समाजवादी और साम्यवादी। वहीं से निकल करके आता समाजवाद और साम्यवाद। साम्यवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स। ध्यान दीजिए, कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर। 2 उनकी मेन चीज़ें हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्टों का या साम्यवादियों का घोषणा पत्र, और दूसरा द दास कैपिटल, पूंजी दासता के रूप में। दास जो होते हैं ना, सेवक जो होते हैं, उनकी पूंजी, उनके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पढ़ के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अभी मत पढ़ना, टाइम नहीं है, एग्जाम पे ऊपर ध्यान दो। अभी ये जो मैं बताता हूँ इन चीज़ों का खाली आप विकिपीडिया पे जाकर थोड़ा सा पढ़ लिया करो, उसी से ही थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा उभर करके आती है। तो लोग, हमारे इंडिया के लोग वहाँ से ही इन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हैं। और लीडर कौन होते हैं फिर आगे चल करके? 1920 के अंदर एम एन राय होते हैं, मानवेंद्र नाथ राय। एम एन राय का पूरा नाम होता है मानवेंद्र नाथ राय। ये बहुत क्रांतिकारी होते हैं और ये रसिया की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ये क्या करते हैं?
और इनके साथी होते अंबानी मुखर्जी और कुछ भारत के अंदर बसे हुए लोग। तो ताशकंद उस समय क्या था साथियों, उसका क्या बोलते हैं रसिया का ही एक भाग था, वही ताशकंद जहाँ पर क्या बोलते हैं आपका शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, रहस्यमयी मृत्यु या कह सकते हैं उनको हत्या करवा दी जाती है। वो एक मर्डर मिस्ट्री थी। ताशकंद जब 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उसमें वो जब पाकिस्तान हार जाता है और इंडिया की फोर्स लाहौर तक पहुंच जाती है और पाकिस्तान अपने हाथ खड़े कर देता, तो रसिया आता है बीच में। रसिया कहने से फिर शास्त्री जी मान जाते हैं और समझौता होता है दोनों बीच में, और शास्त्री जी जाते हैं ताशकंद में और वहीं पर कुछ दिनों तक मीटिंग चलती है। वो नई बात बन पाती, तो लास्ट में जिस दिन एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, उसके उसी रात को उनका हत्या कह सकते हैं या देहांत कह सकते हैं, या लिख दिया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, लेकिन एक मर्डर मिस्ट्री है। ठीक है, इसके ऊपर अगर डिटेल में देखनी हो तो गूगल पे जाना, टाइप करना अनुज धर ओन लाल बहादुर शास्त्री, अनुज धर। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी आपको वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगी, आप वो देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्या हुआ था। उनकी एक बुक छात्र जरूर पढ़ना अगर समय मिले तो। उनकी बुक का नाम है कॉनंड्रम करके एक बुक है उनकी, काफ़ी मोटी है। क्या लिखा है बंदे ने, देखना पूरे फैक्ट लिख दे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी। ठीक है, तो समाजवाद और साम्यवाद वहाँ से निकल करके आया। ताशकंद के अंदर इन्होंने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। क्या गठन किया? आईसीपी बोले तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। और वहाँ की कमिंटर्स बोले तो वहाँ का एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादियों का दल था, रूसी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादियों का दल था, जिसको कमिंटर्स बोलते थे वो लोग। उससे प्रेरणा पा करके ताशकंद में इन्होंने गठित कर दिया। और एम.एन. राय एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिनको इस कमिंटर्स का लीडर चूज किया गया इस कमिंटर्स का। किसको? एम.एन. राय को। एकमात्र भारतीय थे, पहले लीडर थे, एकमात्र भारतीय लीडर जिसको कि नेतृत्व प्रदान किया गया इसका कमिंटर्स का। वहां से बीज फूटे, फिर वो इंडिया में आए। आगे क्या हुआ? इसी समय पर गठन हुआ 1920 में ही व्यापारियों के संघ, जो संगठन छोटे थे, तो उन्होंने मिलकर एक बड़ा संघ बनाया जो एटक कहलाया, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नोट कर लो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बनी कि कब? 1920 के अंदर। किसने इनको? और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे लाला लाजपत राय। कौन चूज किए गए थे इसके पहले लीडर? कौन बने इसके? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे क्या होता है? 1924 के अंदर जब भारत में ये विचारधारा आती है, साम्यवादी समाजवादी विचारधारा भारत के अंदर आती है, तो 1924 में S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये जो होते हैं, क्योंकि 1924 के अंदर साथ स्थापना क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा को अब इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और क्या बोलते हैं उत्तर भारत के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं। तो इस षड्यंत्र के अंदर, इस फैलाने की वजह से इनको ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कानपुर से गिरफ्तार करके उनको बोल्शेविक षड्यंत्र केस में जेल में डाल दिया जाता है, कारावास में डाल दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है इनको, उनके साथियों। तो बोल्शेविक साथियों वो है क्या बोलते हैं, एक टर्म है, रूसी टर्म है, जर्मन टर्म है। ठीक है, इसका अर्थ होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर आप हिटलर की बुक पढ़ोगे ना साथियों, हिटलर ने एक बुक लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी उसकी, मीन काम्फ, जर्मन भाषा में मीन काम्फ, इंग्लिश में, जर्मन भाषा में मीन काम्फ, इंग्लिश भाषा में माई स्ट्रगल, हिंदी में मेरा संघर्ष, आपको मिल जाएगी, पढ़ लेना। 1940 का एडिशन पढ़ना उसका, पुराने वाला, नए में तो खाली चेंजिंग है काफ़ी। तो उसको पढ़ोगे तो उसने लिखा इस बाद में क्या कि दो दल थे, एक बोल्शेविक, एक मेंशेविक। बोल्शेविक मेजोरिटी, बोल्शेविक बोल तो मेजोरिटी वाला, ठीक है, और मेंशेविक माइनॉरिटी, जिसके पास जिसका कि सत्ता के लेकर के दो दल बने होते, जैसे हमारे यहाँ पर भी इंडिया में है ना, कांग्रेस और बीजेपी। तो जिसके पास ज़्यादा बहुमत था वो बोल्शेविक कहलाए, जिसके पास कम वोट थे, कम सीटें थी, वो कहला मेंशेविक। तो जो ज़्यादा होती है उसके पास वो जाता सत्ता के अंदर, जो जिसके पास कम सीटें होती है वो बैठता है विरोधी पक्ष में, प्रतिपक्ष ने। ठीक है, ऐसे चलता है ना डेमोक्रेसी में। तो ऐसे ही वहाँ पे था। तो बोल्शेविक और मेंशेविक मैंने क्लियर कर दिया फंडा आपको।
तो इनको जेल में डाल देते हैं। अच्छा, इसके आगे फिर क्या होता है, 1925 के अंदर कानपुर में साथ गठन होता है सीपीआई का। सीपीआई बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कह सकते हैं आप। इसके फिर आगे चल करके दो भाग बन जाते हैं, सीपीआईएम और सीपीआईएल। सीपीआईएम बोले तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एल बोले तो लेनिनिज्म के विचारधारा में जो विश्वास रखती है। सीपीआईएल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेनिनिज्म, लेनिन से जो ताल्लुकात रखते हैं, लेनिन की विचारधारा पे जो चलते हैं। लेनिन जो था रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, ठीक है। और सीपीआईएम बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, मार्क्स जो कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं। तो आगे चलकर दो धाराएं बन जाती हैं सीपीआई की, ठीक है। आज वेस्ट बंगाल और दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटका और केरला में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बंगाल में आज़ादी के बाद बंगाल में साथियों 35 ईयर्स तक राज किया कम्युनिस्टों ने, सीपीआई पार्टी, और बाद में फिर टीएमसी आ गई, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने उसको उखाड़ फेंका और लगातार दूसरी बार वो जीती, जिसकी लीडर है टीएमसी की ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उस समय का क्या था और आज समय में क्या चल, दोनों को बीच में जोड़ना है एक दूसरे को, तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को कि क्या पहले क्या था और अब क्या चल रहा है। हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है। इसके बाद 1929 के अंदर 32 जो जब ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आगे फैलते हैं, अपने आंदोलन को फैलाते हैं आगे, तो आगे क्या करता है, सरकार इसके ऊपर प्रेशर बनाती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। क्या होता है 1929 के अंदर 32 लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं यहाँ से, और मेरठ षड्यंत्र के नाम पे इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। इन 32 लोगों में से, ठीक है, इन 32 लोगों में से 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनका नाम आपने ढूंढना है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। 3 ब्रिटिश लोग भी होते हैं इनमें, अंग्रेज लोग भी होते हैं जिनके सपोर्ट में होते हैं, उनका नाम आपने ढूंढना है, ठीक है। ये हो गया। आगे 1928 के अंदर होता है फिर ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। 1928 के अंदर क्या होता है साथियों, क्या बोल, एक मजदूर वर्ग और किसानों की पार्टियां संगठन मिलकर के एक नया संगठन बनाते हैं, बड़ा संगठन बनाते हैं, जिसका नाम होता है ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। अखिल भारतीय कामगार और कृषक संगठन कह सकते हैं एक प्रकार से आप, पार्टी कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। ये था वर्कर्स और किसानों के बारे में। अब बात आती है किसानों का एक और आंदोलन निकला। क्या 1928 में ही क्या हुआ, गुजरात के अंदर बारडोली का किसान सत्याग्रह, या बारडोली एक ही चीज़ है, बारडोली का आंदोलन, किसान आंदोलन या बारडोली का सत्याग्रह। लीडर कौन थे इसके, वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह किया था, गांधी जी से प्रेरणा ली थी उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान किया। इसी कारण से वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर उनको उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, सरदार। वहीं से निकल कर गए, जो वल्लभ भाई पटेल थे वहीं से बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, बैरिस्टर थे। ये हो गया। तो हाँ, ये हमारा इस तरफ का प्रसाद पोस्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक का कोई बात समझ में ना है तो हमसे पूछ सकते हैं आप। अब हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ तक का हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम थोड़ा इस वाले पोर्शन को और देख लेते हैं साथियों। अब आता है क्रांतिकारी आंदोलन हो गए हमारे, समाजवाद हो गया, साम्यवाद हो गया, उससे पहले स्वराज पढ़ा दिया है, खिलाफत स्वराज, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये हो गया हमारा, ठीक है। और नीचे क्रांतिकारी गतिविधियाँ पढ़ा दी हमने। अब हमारा जनजातीय आंदोलन में कौन कौन से मेन बचते हैं, उसी समय देखो 1920 से 30 के बीच में चल रहे हैं हम।
1920 से 30 के जो मेन घटनाएं उनको पर हमें प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करना है। तो अब क्या हुआ, जातीय आंदोलन चले, जातीय आंदोलन मतलब जातियों से संबंधित जो आंदोलन निकल करके उनके ऊपर हम अब डिस्कस कर ले। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जस्टिस पार्टी ने आंदोलन किया कहाँ पर, मद्रास में 1916 में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु की राजधानी जिसको आज तमिलनाडु की राजधानी मद्रास या चेन्नई कहते हैं, वहीं पर मद्रास उस समय प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है। और आत्मसम्मान आंदोलन चला 1925 के अंदर, जिसके की लीडर थे कौन, रामास्वामी नायकर था। पेरियार जिनको कहा जाता है, पेरियार को दक्षिण तमिल भाषा में बोलते हैं पितामह, दादा, बाबा, जैसे उत्तर भारत में बाबा बोल देते हैं, ऐसे दादा बोल देते हैं, या इसी प्रकार दक्षिण में तमिल भाषा में पेरियार को बोलते हैं और दादा को बोलते हैं पेरियार, पितामह, कि हमारा पितामह है, जैसे राष्ट्रपिता गांधी जी को बोलते हैं, इसी प्रकार से। तो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई थी, आत्मसम्मान आंदोलन चला था कि हमारा भी तो कोई वजूद है, क्योंकि सवर्ण जातियाँ उनको कुछ मानती नहीं थी, दलित समाज के लोगों को। तो ये लीड खड़े हुए कि हम नहीं, हमारा भी अपना वजूद है, हम भी किसी से कम नहीं है। बात भी सही है, इंसान ने और भगवान ने सबको इंसान बनाया है, किसी को छोटा किसी को बड़ा तो नहीं बनाया है ना। माँ के पेट से इंसान जन्म लेता है, ना कोई हिंदू जन्म लेता है ना कोई मुसलमान जन्म लेता है, वो बाद की राम कहानी चलती है। ये पहले इंसान बनो साथियों, याद रखना हमेशा, बिफोर एंड कास्ट एंड रिलीजन आई एम द इंडियन, दैट्स ऑल। तो ये हो गया इनका। आगे और क्या होता है साथियों, सत्यशोधक समाज का आंदोलन चलाते हैं ज्योतिबा फूले। ये बहुत बड़े लीडर थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर से भी पहले, जिन्होंने आधुनिक भारत में 1750 के बाद में 19th सेंचुरी के अंदर दलित समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किया, उनके मेन लीडर थे ज्योतिबा फूले। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, पढ़ कर देख लेना, आपका होश उड़ जाएंगे भाई सब, क्या लिखा बंदे ने। वाकई में ही गुलामों वाली दशा होती थी इन लोगों की, मतलब आधुनिक महाराष्ट्र के अंदर दलित समाज के लोगों की। बात बिल्कुल फैक्ट है साथियों। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत बुरा हाल था दक्षिण भारत और मध्य भारत में निम्न वर्ग के लोगों का। ये अंग्रेजों ने आकर के तो इसमें बहुत सुधार कर दिया, इसलिए नीचे दबे कुचले समाज के लोग अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग सवर्ण जाति उनको समझ इतनी नहीं थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उनकी बहन बेटी को इज्जत लूट लेना, क्या यार, क्या कोई मतलब हुआ। राजस्थान के अंदर की घटना बताता हूँ आपको। एक राजा था, रजवाड़ा था, छोटा सा राज्य था, उसके राज्य में क्या होता था कि जब भी कोई नई शादी होती थी गांव में, नई शादी जब भी होगी, नई बहू जब भी आएगी, पहली रात ठाकुर की हवेली पे गुजारेगी वो। सोच के देखिए, पहली रात, यानी कि आप क्या बोलते हैं, हनीमून कह सकते हैं आप, वो ठाकुर की हवेली पे होगी उसकी, उस लीडर की हवेली पे। पॉलिटिकल पावर उसके अंदर इतनी थी, कोई अच्छी बात है ये? आप खुद सोच के देखिए, ये कहाँ का कानून है यार। हमारी बहन बेटी की हम शादी करते, वो रात गुजारे हवेली के ऊपर किसी ठाकुर के साथ, क्यों? क्या मतलब हुआ ये? सही था या गलत था? ईमानदारी सोचिए आप। राजस्थान घटना बता रहा हूँ आपको, ऐसी एक घटना, ऐसी सैकड़ों हजारों मिलेंगी जिनका पता ही नहीं लोगों को होता क्या था, जिनके साथ घटना घटी है ना साथियों, उनके दिल पे पूछ के देखना, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। ऐसे कोई हथियार नहीं उठाता, पान सिंह तोमर ने ऐसे हथियार नहीं उठाया था, ठीक है। और वो एक लेडीज थी, क्या नाम था उसका, जिसने बंदूक उठाई थी और बुंदेलखंड के अंदर गुजरों को ठा 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 बजाया था उनने, ठाकुरों को बैंड बजा, फिर वो पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़के जीते बाद में उसको मर्डर करवा दिया था। पुतली बाई नहीं, देख लेना क्या नाम था उसके साथ। बहुत जातियाँ होती, उसके ऊपर फिल्म भी बनी है। ये हमारे समाज के वो नीच निकम्मे नाकारा लोगों की देन है, आप सब समझदार हो। तो ज्योतिबा फूले ने आवाज़ उठाई, सत्यशोधक समाज की स्थापना की और उन्होंने अपने लोगों को आगे बढ़ा, उत्थान करने के लिए काफ़ी काम किया। ये हो गया। और महाड़ आंदोलन स्थापना की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे सबको पता हो, ये नॉलेज ऑफ सिंबल थे, ब्रिलियंट आदमी थे। मैं कहता हूँ, सैल्यूट करता हूँ मैं ऐसे भारत माता के पुत्रों सपूतों को, जिन्होंने अपने समाज के लोगों के और अपने देश के उत्थान में बहुत सारा कार्य किया। और नीच निकम्मे नाकार लोगों ने इनका हत्या करने तक का प्रयास किया, उन हरामखोर लोगों ने जो जलते थे इनकी सफलता को देख करके। हत्या के तक के करने के प्रयास किए गए थे इनकी पुस्तक है मैं कैसे बना, पढ़ लेना, आपके होश उड़ जाएंगे भाई साहब।
तो महाड़ आंदोलन इन्होंने किया था मीठा पानी, तालाब का मीठा पानी को लेकर के, क्योंकि वो जो तालाब था उसमें से केवल सवर्ण जातियों को लोगों को पानी पीने का अधिकार था। तो इन्होंने आंदोलन किया था कि जब पानी तो सबके लिए बराबर है ना यार, अछूतों के लिए अलग, अछूतों को वहाँ पर पानी खत्म हो गया उनका, वो कहाँ जाएंगे अब। इन्होंने सवर्ण जातियों ने पानी देने मना कर दिया कि हम तालाब में देंगे नहीं। इन्होंने आंदोलन किया फिर इस चीज़ को लेकर के कि हम लेके दिखाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। बात भी सही, हमें आज राइट दिया है, ये पानी ही तो है, सबके ऊपर अधिकार है उसका, तो नेचर ने दिया है वो, तुमने खुद अपने घर में थोड़ी पैदा किया पानी को। इसे कहते हैं ब्राह्मणवाद, कट्टर ब्राह्मण को कहते हैं। आज जो अपने ठेकेदार बने घूमते हैं ना, पर उनको आज से 100 साल पीछे ले जाकर देखना उनको क्या हालात थी। ये दलित समाज के लोग आज भी कहते हैं कि हम गुलामों के गुलाम हुए। मेरे मध्यकाल में आया था ना, गुलामों के गुलाम, ऐसे ये कहते हैं कि हम गुलामों के गुलाम हुए। क्यों? क्योंकि ये दलित समाज के लोग गुलाम थे सवर्ण जातियों के, सवर्ण जातियों में से भी ब्राह्मणों के, और ब्राह्मण गुलाम थे ब्रिटिशर के, सवर्ण जाति गुलाम थी अंग्रेजों की। तो गुलामों के गुलाम हुए नहीं हुए, ये कहते हैं दलित समाज के लोग। आज भी कहते हैं कि गोरे चले गए भूरे आ गए, गोरे चले गए ब्रिटिश चले गए, लेकिन उनकी जगह भूरे भूरे लोग आ गए, सवर्ण जातियाँ के लोग आ गए, ब्राह्मण लोगों ने सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया और दलित समाज के लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए। बात सच है, मैं दलित नहीं हूं ना मैं ब्राह्मण हूं, साफ बोलता हूं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस यहाँ पर आंदोलन किया था। ठीक है, ये हो गया। अब आता हमारा क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण में स्थापना होती है यहाँ पर HRA बोलते हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, नोट कर लो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। कब? अक्टूबर 1924 के अंदर कानपुर। उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ दिया देश को साथियों, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर के, और बड़े बड़े लीडर दिए हैं। अमिताभ बच्चन भी वहीं का है, कुमार विश्वास भी वहीं का है, और बहुत से लोग दिए हैं, बहुत सी पर्सनालिटीज दी हैं उत्तर प्रदेश ने देश को। ठीक है, कानपुर में कौन फाउंडर थे मेन? राम प्रसाद बिस्मिल। फाउंडर मेंबर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, YC चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिन सान्याल या सचिंद्रनाथ सान्याल, ये एक ही बात है, एक ही नाम है, कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, आगे चल करके इसका लगभग 4 साल के बाद इसका नाम बदल दिया जाता है साथियों, HSRA कर दिया जाता है। HRA का नाम बदल क्या कर दिया जाता है? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नोट कर लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। और इसमें फिर जुड़ जाते हैं कौन? इसको पुनर्गठन किया जाता है, इसको दोबारा से अच्छे से मैनेज किया जाता है। किनके द्वारा? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ये 2 मेन लीडर्स के साथ जुड़ जाते हैं बाद में, और भी बहुत से लीडर इनके साथ में जुड़ते हैं। दिसंबर 1928 में HRA को HSRA बना दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बोल सकते हैं। आर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी गतिविधियाँ आर्मी वाली थी, क्रांतिकारी गतिविधियाँ में से संबंध रखते थे ये लोग। आगे क्या होता है? यही लोग फिर इसी आंदोलन से निकले हुए लोग करते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड बोले तो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली जो ट्रेन होती है, जो सरकारी खजाना लेकर के जारी होती है, तो रात के अंदर उसको ट्रेन को रोक करके इसके लीडर ट्रेन को, जो सरकारी खजाना जा रहा है, उसको लूट लेते हैं। पैसा चाहिए क्रांति के लिए, करने के लिए पैसा चाहिएगा ना, हथियार बनाने के लिए, सिस्टम को मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा? कर दिया इन्होंने। तो क्या हुआ? सरकारी खजाना लूट लिया इन्होंने, सरकारी खजाना लूट लिया। सरकारी खजाना लूटने के बाद ब्रिटिशर्स को होश उड़ गए, उन्होंने दमन किया इसका। 4 लोगों को फांसी दे दी, 4 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया, और 17 लोगों को लंबी लंबी सजाएं दी। डिटेल डाल दूंगा टेलीग्राम पे, पढ़ लेना। हो गया मामला। आगे सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। अब सैंडर्स यहाँ पे क्या होता है साथियों? दिसंबर 1927 के अंदर साइमन कमीशन और चलता है। 1928 के स्टार्टिंग में साइमन कमीशन भारत में आता है। और हाँ, एक बात बताता हूँ साथियों, साइमन कमीशन के ऊपर हम गूगल मीट में डिस्कशन करेंगे। साइमन कमीशन यहाँ पर क्यों आया था, हमें क्या पढ़ाया जाता है, उसका बैकग्राउंड क्या था, इसके ऊपर आपने मेरे को रिमाइंड कराना है टेलीग्राम पे, क्या बोलते हैं आपका, गूगल मीट में। मैं बताऊंगा इसके बारे में, यहाँ थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ लाइव डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हाँ, साइमन कमीशन आता है। तो साइमन कमीशन 1928 के अंदर आता है। इसका जगह जगह काले झंडे से विरोध होता है साथियों। लाला लाजपत राय उस आंदोलन का मेन लीडर होते हैं, और सैंडर्स को उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देता है, और उनकी कनपट्टी के ऊपर लाठियाँ इतनी मर लगती है, सिर के ऊपर इतनी लाठियाँ बजती हैं,
10 या पता नहीं 12 लाठें बजती है, उनकी सर में से चोट गहरी लगती है और वो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सकता और उनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है साथियों। और फिर क्रांतिकारियों के अंदर जोश हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मेन लीडर चला गया यार हमारा, और वो फिर उसकी सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। कब? साइमन कमीशन आता है, लाला लाजपत राय उसका विरोध करते हैं और सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है 1928 के अंदर, ठीक है। और फिर इसी के विरोध में उनको, और ये क्रांतिकारी जो थे सैंडर्स की हत्या का जायज ठहराते हैं, क्योंकि उसने मारा, हमने उसका बदला ले लिया, उसने हमारे लाला लाजपत राय को मार दिया, हमने उसी को मार दिया, बात बरोबर, कहानी खत्म सैंडर्स की। अब और क्या आगे आता है? केंद्रीय विधानसभा में बम, सेंट्रल असेंबली में के अंदर बम फेंका जाना। केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंकते हैं कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह कब फेंकते हैं? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली हॉल के अंदर, हल्का बम होता है, उनकी मंशा किसी को मारने की नहीं होती है, खाली बेंच जो होती है वहाँ पर जाकर बम फोड़ देते हैं। तो उनका मन तक क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रही, इस माध्यम से शायद उनके कान के पर्दे खुल जाएं और वो हमारी बातें सुन सकें, ये उनका मिलता। और हालांकि वो चाहते तो भाग भी सकते थे, उनको पूरा मौका था, लेकिन वो भागे नहीं, खुद उन्होंने प्लान था उनका कि हमने अरेस्ट ही होना है, और भारत माता की जय और आजा जय हिंद के नारे लगाते वो अरेस्ट हो जाते हैं, और बाद में उन पर मुकदमा चलाया जाता। फिर बाद की कहानी सबको पता है, अरेस्ट किया जाता है क्रांतिकारियों को, और बाद में फिर राजगुरु, सुखदेव और क्या बोलते हैं आपका भगत सिंह, इन तीनों को एक बार फांसी दे दी जाती है 23 मार्च को 1929 को इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। इससे पहले क्या होता है कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जब बल फेंक देते हैं तो गिरफ्तार करके केस चलता है। केस चलने के बाद इसके ऊपर लोग क्रांतिकारी, बहुत से लोग क्रांतिकारी लोग भूख हड़ताल कर लेते हैं, भूख हड़ताल बैठ जाते हैं कि हमारे साथियों को रिहा करो। तो उनमें से एक लीडर होता है, भूख हड़ताल कर लेते, जिनका नाम होता है जतिन दास, क्रांतिकारी नेता होता है जतिन दास। उसकी 64 डेज, 2 महीने से ज़्यादा भूख हड़ताल करने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। कौन? जतिन दास। 64 डेज भूख हड़ताल करने के बाद में जतिन दास शहीद हो जाते हैं यहाँ पर। आई बात समझ में? और उनको फांसी दे दी जाती है। और चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो जाते हैं। ये इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या हुआ था इसके साथ में। चंद्रशेखर आज़ाद जब होते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद जो होते हैं भगत सिंह की फांसी देने के बाद में, और ये चंद्रशेखर आज़ाद जब क्रांतिकारी मूवमेंट के लीडर बन जाते हैं, तो ये मिलने के लिए वो जाते हैं दिल्ली में, क्या बोलते हैं इससे, आपके जवाहरलाल नेहरू से। हाँ, जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए जाते हैं, अपनी बात रखने के लिए जाते हैं। मीटिंग करने के बाद वापस आ रहे होते हैं वहाँ से, तो कोई गद्दार मुखबरी कर देता है कि क्या बोलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर देखे गए हैं। और पार्क होता है, पार्क में इनको चारों तरफ से ब्रिटिश के पुलिस वाले घेर लेते हैं। अनुमान है कि वो मुखबरी नेहरू ने की थी, अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप देख लेना इसको, कि वो मुखबरी में नेहरू ने की थी। क्यों? क्योंकि नेहरू से मिलकर क्या रहे थे, पीछे से नेहरू ने फ़ोन खुड़का दिया, पुलिस थाने के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आया है। तो अनुमान है विद्वानों का, स्कॉलर्स का कहना है, अब सच कितना है झूठ है कितना सच्चा मैं नहीं कह सकता। तो वहाँ से लोगों को इनको घेर लिया जाता है और ठाएँ मुठभेड़ होती है, और अंतिम गोली बचती है, क्योंकि एक पिस्टल होती है इनके पास, शक्तिशाली होती है, एक पिस्टल होती है, और अंतिम गोली फिर ये खुद ही शहीद हो जाते हैं। इनकी डेड बॉडी की तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, गूगल पर जाके देख लेना, मिल जाएगा। सैल्यूट करता हूँ ऐसे माँ के वीर सपूतों को मैं। तो आज़ाद होते हैं यहाँ पे, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो जाते हैं यहाँ पे। आगे क्या होता है? चटगांव शस्त्रागार की लूट। चटगांव के शस्त्रागार की लूट। चटगांव साथियों क्या है, अब आधुनिक बांग्लादेश के अंदर पड़ता है चटगांव। तो वहाँ पर क्या होता है, क्रांतिकारी शस्त्रागार बोले तो जहाँ पर हथियार रखे होते हैं ना मिलिट्री के, उसके ऊपर 65 क्रांतिकारी धावा बोलते रात के समय, और शस्त्रागार को लूट लेते हैं। लाइटें काटी जाती है, वहाँ की टेलीफोन लाइनें काट दी जाती है, और हथियारों को लूट करके आसपास के गाँव में फैल जाते हैं। क्रांति का बिगुल बजा देते थे कि हम कब्जा कर लिया हमने, और लाइनें काट करके, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इतनी जल्दी एक्शन हो जाएगा उनके खिलाफ। वो ब्रिटिशर्स के पास सिस्टम ज़्यादा होता है, वो आर्मी बुला लेते हैं तुरंत, और ढूंढ के सबको मारा जाता है फिर चटगांव शस्त्रागार के हमले के ऊपर, ठीक है। और लीडर होता है उसमें मास्टर सूर्य सेन। 18 अप्रैल 1930 की घटना घटती है ये। क्रांतिकारी 65 को लूटते हैं, और 1934 में ये फिर क्या बोलते हैं
मास्टर सूर्य सेन शहीद हो जाते हैं 1935 के अंदर। क्लियर। तो यहाँ तक का आज हमारा ये जो टॉपिक था ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक का कोई सवाल आपको ना समझ में आता हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे वहाँ पूछ सकते हैं। रात को कल संडे रात को 9 बजे गूगल मीट होने जा रही है, लिंक टेलीग्राम चैनल पर टाइम से मिल जाएगा आपको। जिसको करना है वो आना, जिसको नहीं करना है बिल्कुल मत आना, भीड़ नहीं चाहिए, साफ बोलता हूँ। केवल और केवल गंभीर विद्यार्थी, सीरियस स्टूडेंट है जो अपने फ्यूचर को लेकर के, नेट जीआरएफ को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर जो सीरियस स्टूडेंट्स है, केवल और केवल वही चाहिए हमें, भीड़ नहीं चाहिए। प्रयास करता हूँ सभी को ले लूँ, जो आएगा सो पाएगा, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपसे मुलाकात होगी साथियों, नई वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी, नेक्स्ट टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे हम। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।